हमारा जो अगला उद्देश्य आता है वो आता है आधुनिकीकरण। तो देखिए, मैंने बोला था कि ये चारों उद्देश्य किसके हैं? पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी योजना बनाने की चारों उद्देश्य रहते हैं, लेकिन क्योंकि संसाधन सीमित है इसलिए किसी पंचवर्षीय योजना में इसको ज्यादा महत्व दिया गया है, कभी इसको ज्यादा महत्व दिया सभी को दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन दोनों में विरोधाभास होने लग जाए। जैसे समानता है और आधुनिकीकरण, इनमें कभी कभी विरोधाभास होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। आधुनिकीकरण का क्या मतलब है? देखो, आधुनिकीकरण का मतलब जो है ना, वो बहुत सारे लोग बहुत गलत समझते हैं। मैं भी बचपन में जब छोटा था तो सोचता था, कई लोग बोलते थे बड़े मॉडर्न लोग हैं, तो मुझे लगता था कि हाँ, जो अच्छे कपड़े पहने वो लोग बहुत मॉडर्न हो गए, बड़ी गाड़ी से निकल करके आ रहे हैं तो बहुत मॉडर्न हो गए। मॉडर्न का मतलब सीधे सीधे पैसे से नहीं है। मॉडर्न का मतलब दो चीजों से है। पहला तो है कि आपकी सोच कैसी है। पहला मतलब क्या है? सोच। कपड़े पहन लिए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अपने घर की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, घर में कोई भी बातचीत करनी है तो लड़कियों को अलग कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है डिसीजन लेने का। तो जो नारियों के, लड़कियों के प्रति सोच है वो वही कूड़े वाली सोच जो पुरानी थी वही अभी भी चल रही है। तो वो लोग मॉडर्न नहीं है, उनकी जो विचारधारा है वो आधुनिक नहीं है। क्योंकि आधुनिक विचारधारा, हमारे देश में लड़कियों को भी सैलरी मिलती है ना। कोई लड़की है जो आईएएस ऑफिसर भी है, अभी तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आईएएस टॉप कर रही हैं। हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है सिविल सर्विसेज की, उसमें टीना डावी ने पहले अटेम्प्ट में पहली रैंक निकाली थी। उसके पहले भी एक ईरा सिंघल, उन्होंने भी पहला स्थान प्राप्त किया था। और कई साल से ऐसा हो रहा है कि टॉप 10 में बहुत लड़कियां आ रही हैं। तो वो लड़कियां जब नौकरी मिलती है, एक तो ऐसा नहीं कि उनको घर तक सीमित रखा गया, तो हमारा देश जो है, जो एक आधुनिक लोकतंत्र है, उसमें क्या हो रहा है? लड़कियों को बराबरी का स्थान देने का माहौल दिया जा रहा है, कम से कम राज्य की तरफ से। हमारे समाज में लोगों की सोच अभी भी कूड़ा करकट वाली है, बहुत सारे लोगों की, सबकी नहीं। लेकिन जो हमारा राज्य है, जो हमारा आधुनिक राष्ट्र बना, जिसमें हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जैसे कि नेहरू जी थे, अंबेडकर जी थे, सरदार पटेल साहब थे, इन लोगों ने ये सारी चीजें सोच करके बनाई। और उससे हुआ क्या कि जो लड़कियां हैं ना, उनको भी सरकारी नौकरी करने का भी अधिकार है और नौकरी में बराबर पैसे देने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं तो उनको कम पैसे मिलेंगे, जबकि कई बार ऐसा देखा जाता था कि लड़कों में और लड़कियों में भेदभाव तो हर तरह का हो रहा है। यहां तक कि एक ही जैसा काम करने के बाद भी लड़कियों को कम पैसे मिला करते थे और लड़कों को ज्यादा मिलते थे। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो इसीलिए आधुनिक सोच पर आधारित एक देश है। तो सोच कैसी होनी चाहिए? आधुनिक। तो अगर आपकी सोच आधुनिक नहीं है तो आप आधुनिक नहीं हो सकते। कपड़ों से आप आधुनिक नहीं होते हो, आपके पास प्रॉपर्टी है उससे आप आधुनिक नहीं हो जाते हो। प्रॉपर्टी तो पहले राजा महाराजाओं के पास भी होती थी, लेकिन बहुत सारे विचारों में बहुत ही पिछलग्गू मानसिकता के हैं। सती प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। आज हमारे देश में इसरो में बहुत सारी महिलाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहां तक कि हमारी वित्त मंत्री, मैं फिर से बोलता हूं, निर्मला सीतारमण जी एक महिला है जो फाइनेंस में, यानी कि जो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था की किसी के ऊपर है तो वो एक महिला है इस समय। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें हमारे समाज को आधुनिकता की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। तो एक तो एलिमेंट हो गया सोच का, कि आपको अपनी सोच जो है वो सुधारनी है, आधुनिकता की तरफ ले जानी है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टेक्नोलॉजी। हमारे यहां पर गेहूं उत्तर भारत में बहुत प्रमुख फसल मानी जाती है। और गेहूं की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी समझते हैं कि इतनी ही जमीन है मेरे पास, इतनी जमीन में मैं मान लीजिए पहले 10 कुंटल गेहूं कर पा रहा था, अब मैं इतनी ही जमीन में 20 कुंटल कर लेता हूं। तो ये 20 कुंटल जो करना स्टार्ट किया वो क्यों कर पाया? क्योंकि अब बीज अच्छे आने लगे हैं। कैसे आने लगे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। कानपुर में भी एक चंद्रशेखर आजाद नाम की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो काफी अच्छा काम कर रही थी और अभी भी कर ही रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो वहां पर जो हमारे खेती में, एग्रीकल्चर में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, ऐसे एक कानपुर में, कानपुर से उसने मुझे कानपुर का बताया, ऐसे एक IIPR नाम का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। पल्सेस क्या होती? दाल। तो भारत में दालों के विषय में अनुसंधान करने का वो एक इंस्टीट्यूट है। तो वहां पर भी जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं कि दाल का ऐसा बीज बनाया जाए जिससे पैदावार बढ़ जाए, जिसमें बीमारियां कम से कम लगे, जिसमें कीड़े कम से कम लगे, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, ज्यादा गर्मी पड़े तब भी वो फसल अच्छी हो जाए, बारिश ज्यादा हो जाए तब भी वो फसल खराब ना हो, है ना। तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। ये सब किसने किया? वैज्ञानिकों ने किया। कैसे किया? टेक्नोलॉजी लगा करके। तो दूसरी जो आधुनिकता का अर्थ आता है वो आता है किसका? प्रौद्योगिकी का। तो जो आधुनिकता है ना बेटा, वो समझो, आधुनिकता में हम लोग टेक्नोलॉजी का भी बहुत प्रयोग करते हैं और कई अर्थों में
टेंजिबल रूप में, टेंजिबल मतलब जिसको हम छू पाए, देख पाए, चीजें होता हुआ देख पाए। अब गेहूं हमारे यहाँ ज्यादा कैसे होने लगा? क्योंकि मैंने अच्छे बीज दिए। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में सिर्फ अच्छे बीजों तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। कैसे? खाद भी तो डालना स्टार्ट किया, अच्छी खाद बना पाए। अभी हमारे यहाँ पर एक सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं शायद हो सकता है गलत नाम ले रहा हूं, वैसे यही है, सॉइल हेल्थ कार्ड, भारत सरकार की एक स्कीम आई थी। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि यार हमारी जमीन जो है ना उसमें किस चीज की कमी है। पहले क्या होता है, सब लोग यूरिया डालते हैं क्योंकि यूरिया हमारे देश में सब्सिडाइज्ड है, सस्ती मिल जाती है, जितनी उसकी लागत उससे भी सस्ती मिलती है, तो सारे लोग यूरिया डालते जा रहे हैं। और यूरिया में नाइट्रोजन होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी जमीन ऐसी थी जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होने लगा। तो अभी हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें आप ये पता कर पाते हो कि आपकी जमीन में किस चीज की कमी है, और जिस चीज की कमी है आप वैसी खाद डाल दो। कुछ लोग फॉस्फेट डालते हैं, जो जिसकी जरूरत है, तो वो भी ये जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम लोग प्रयोग करने लगे, जिससे कि हमारी जमीन जो है बंजर ना हो जाए। कई बार बहुत ज्यादा खाद आप डाल देते हो तो उससे जमीन खराब होने लग जाती है, नुकसान होने लग जाता है। तो ये क्या होता है, ये भी हम लोगों का टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब देखो, तो हम लोगों ने अच्छा बीज दे लिया और उसके बाद से हमने अपने ये पता कर लिया कि कैसे खाद डालनी है, वो भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी पहले हम बैलों से खेत जोता करते थे, है ना, पानी डालने के लिए कुआं पास में रहता था, उससे पानी डालते थे। हम लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं, और ट्यूबवेल से काफी नुकसान भी हो रहा है हमारे ग्राउंड वाटर को, लेकिन हम लोग नहरें बना करके, और उसके साथ में एक होता है स्प्रिंकलर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जितने पानी चाहिए उतना ही पानी हम डाल रहे हैं और लगातार हर चीज को पानी मिल रहा है पूरे फसल को, तो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी नहीं होती। ऐसे ही ड्रिप इरिगेशन होता है, जहां पेड़ है सिर्फ वहीं पर पानी जाएगा। जैसे हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर काफी पानी की कमी है, राजस्थान है, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन करते हैं, पाइप होता है उसमें छेद कर देते हैं वहीं पर जहां पर पौधे के पास में है, तो पूरे पाइप से पानी जाता रहता है, सिर्फ वहां पानी जहां की जरूरत है सिर्फ उतने में ही पानी की खपत होती है। तो पूरी जमीन जहां पर पानी की जरूरत नहीं है उसको हमें भिगोना नहीं पड़ता। तो ये सारी जो चीजें वो कहां से संभव हो पाई? प्रौद्योगिकी से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? टेक्नोलॉजी। और ये जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया वो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया, ऐसा हर सेक्टर में हुआ है यार, बैंकिंग में हुआ है, कम्युनिकेशन में हुआ है। पहले टेलीग्राम होता था, डाक आते थे, अब तो कौन चिट्ठी लिखता, कोई नहीं लिखता, है ना, फोन पे बात कर लेते हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था तो ऐसे कार्डलेस सेट होता था बहुत बड़ा सा, और उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के पैसे पड़ते थे, और ऐसा कुछ था कि 16 रुपए आउटगोइंग का था, 13 रुपए इनकमिंग हुआ करता था। तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी जब मैं छोटे में देखता था तो ऐसे वो लोग बात करते थे कि तब मुझे लगता था 1 मिनट का 16 रुपए जा रहा है। आज तो सारी कॉल्स फ्री चल रही हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब संभव हो पाया टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी बढ़ाना और सोच को भी आधुनिकता की तरफ ले जाना, ये हमारा यहाँ होता है आधुनिकीकरण, और ये भी हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आधुनिकता कभी कभी समानता से टकरा जाती है, कभी कभी उल्टी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। कैसे? समानता में यार हम लोग बात करते हैं कि सारे लोगों को कम से कम इतनी चीजें मिले, कितनी, कि वो अपने जीवन का एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। कैसा? डिग्निफाइड मतलब उनका आत्मसम्मान मत छीनो। हर इंसान को अपना अपना आत्मसम्मान बचाते हुए जीवन जीने का अधिकार है, तो वो कैसे ना छीना जाए। अगर आप उसको मार भी नहीं रहे हो लेकिन उसके पास अगर खाने को नहीं है तो बेचारा उसको भीख मांगनी पड़ सकती है, समझ रहे हैं आप। उसके पास सर्दी से बचने के कपड़े नहीं है तो वो ठिठुर सकता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, सारे लोगों में समानता बनी रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा पैसा भरा पड़ा है और किसी के पास खाने के लिए भी नहीं है, और ऐसी स्थिति हमारे समाज में है, आज भी है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग मनरेगा जैसी योजना लेकर के आते हैं। क्या मैंने बोला? मनरेगा। ये एक योजना थी, महात्मा गांधी एमजी बोल देते हैं, वैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया था, कानून बन गया था। तो इसमें क्या था कि हम लोग भारत में जितने भी गांव हैं वहां पर, जो भी गांव से शहर में बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है रोजगार की वजह से, और शहर में कई बार वो लोग स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। तो गांव से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है वो थोड़ा कम हो, और साथ में गांव के लोगों को गांव में ही काम मिले, इसके लिए ये एक योजना लेकर के आए थे, जिसमें हम लोग उन सारे लोगों को क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देते हैं कि आपको साल भर में 100 दिन की आपको रोजगार की गारंटी है, अगर आप अपने गांव में रुकते हो तो भी। तो उसमें क्या हो जाता है कई बार कि कई काम जो हम लोग टेक्नोलॉजी से करवा सकते हैं वो हम लोग उन्हीं लोगों से कराने लग जाते हैं, है ना। और साथ में कई बार हमें टेक्नोलॉजी को पीछे रख जाना पड़ जाता है, क्योंकि हमें चाहिए कि एक समानता भी रहे। अगर देखिए, एक घर में 2 भाई हैं, समझ रहे हैं, एक भाई तो बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे, अरबों में करोड़ों में खेल रहा है, और दूसरा भाई है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो कई बार उसमें ईर्ष्या भी हो सकती है, जिसको भाई को दिक्कत हुई। और जो माँ बाप हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि मेरे बच्चों में इतना ज्यादा अंतर ना हो जाए,
तो जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे हम कुछ ले लें, जिसके पास कम है हम उसको कुछ दे दें। तो इसमें क्या हो जाता है, जिसके पास बहुत ज्यादा है वो तो ये सोचेगा यार मेरे पास इतना ज्यादा तो मेरी मेहनत से आया है और इस पैसे तो मैं और ज्यादा पैसा बना सकता हूं, मैं इसको टेक्नोलॉजी में लगाऊं, कुछ यहां पर इन्वेस्टमेंट करूं। तो वो व्यक्तिगत रूप में आर्थिक रूप से देखो तो हो सकता है कि वो वाला भाई सही सोच रहा हो जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन माँ बाप को क्या लगता है कि हमारा घर जुड़ा हुआ रहे, टूट ना जाए। ऐसे ही देश की स्थिति है। देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सामाजिक स्थिति की वजह से, कई बार अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग आज गरीब है, एक और सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी किसको बोलते हैं, समाजशास्त्र। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर विशेष ले आता हूं ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर हम उनको कनेक्ट करके देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें पूरी चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो समाजशास्त्र में एक अवधारणा होती है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो लोग गरीब हैं, कौन लोग, जो लोग आज बेचारे गरीब हैं वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनके माँ बाप भी गरीब थे। इसमें उनकी गलती नहीं है, ज्यादातर लोगों की। कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी से उठ करके उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मतलब मैं उनका फैन हूं सर का, उन्होंने मछुआरे के घर में जन्म लिया, उसके बाद से डीआरडीओ जैसे संस्था के वो डायरेक्टर बने, अपनी मेहनत से पढ़ाई की, 3 रात भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना तो 3 दिन 3 रात सोए नहीं थे वो। उसके बाद से वो राष्ट्रपति बने देश के। तो कई लोग ऐसे जिन्होंने अपने गरीबी से निकल करके बाहर आकर के बहुत दम लगा करके बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। लेकिन बहुत सारे लोग जो गरीब आज इसलिए भी हैं क्योंकि उनके माँ बाप गरीब थे। कितने लोग ऐसे हैं जो आज गरीब हैं जिनके माँ बाप गरीब नहीं थे, बताइए, आप बताइए। तो इसलिए क्या है ना कि बहुत बार हमारा इतिहास कैसा रहा है वो भी हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो मैं कहने का चाह रहा था, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो समानता वाला पॉइंट है ना वो कभी कभी आगे हो जाता है, कभी कभी प्रौद्योगिकी वाला आगे हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपस में टकराएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से समानता बढ़ने लग जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे देश में क्या होता है, मनरेगा का उदाहरण ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें जितने भी मजदूर हैं उन लोगों को पैसा दिया जाता था। तो पैसा कौन देता था, सीधे सीधे कोई ना कोई इंसान दे रहा होगा। तो कई बार छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं, जैसे किसी ने काम कराया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, कोई जूनियर इंजीनियर है उन्होंने काम कराया, उसके बाद से ठेकेदार है तो ठेकेदार मजदूरों को पैसा दे रहे हैं। तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी ठेकेदार ऐसे हुआ करते थे और आज भी हैं जो मजदूरों का पूरा पैसा नहीं देते थे। और अब क्या हुआ, हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना स्टार्ट की थी, इसका नाम है जन धन योजना। ठीक है, तो जन धन योजना में क्या हुआ था, इसमें सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के, पूरे दुनिया में इतने कम समय में एक साथ इतने लोगों के बैंक अकाउंट्स को ले गए। ये पूरे दुनिया में ऐसी सबसे बड़ी योजना रही। और इसमें क्या किया, इसमें हमने सारे गरीब लोगों के अकाउंट्स खोलने के लिए जो भी हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक्स थी उनको बोला गया और बाकी बैंक्स को भी बोला गया। तो इसमें हमने सारे लोग अकाउंट खोल दिए। इससे हुआ क्या, अब उनके पास जनधन है, साथ में उनके पास आधार कार्ड है और साथ में उनके पास मोबाइल फोन भी है। तो हम लोग 3 चीजें मिलाते हैं, जनधन अकाउंट, मोबाइल फोन और उसके बाद क्या, आधार। तीनों ही टेक्नोलॉजी है, समझिएगा, टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया। और उस टेक्नोलॉजी से हुआ क्या कि अब ठेकेदार की कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे उनके बैंक के अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब ठेकेदार का कुछ लेना देना नहीं रहा। तो यहां पर टेक्नोलॉजी ने समानता बढ़ाई। कैसे, क्योंकि पैसा सीधे सीधे पहुंच रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर, बेनिफिट मतलब जो भी लाभांश है उनका, ट्रांसफर मतलब उनको दे दिया गया। तो सीधे तौर पर हम लोग देना स्टार्ट किया। तो जरूरी नहीं है कि समानता और प्रौद्योगिकी यानी कि आधुनिकीकरण में कोई टकराव हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। वो बात थी। अब आ जाती है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था आजादी के समय, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।